तो शुरू करते हैं आगे। देखो, हमने ये प्रूव कर दिया था कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट के। ये प्रूव किया था। अरे आवाज नहीं आ रही क्या? यस सर, आ रही है। यस सर। तो हमने ये प्रूव कर दिया था कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी के साथ कैसा रिलेशन रखता है? डायरेक्टली रिलेशन रखता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, तो अगर हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बिटवीन किसके बिटवीन? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी नहीं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट के बिटवीन ग्राफ बनाते हैं। जानते हो, ग्राफ जब बनाया तो ये एक्सपेरिमेंट बनाया, एक्सपेरिमेंट से बनाया। कैसे बना वो मैं बना देता हूं, फिर क्या एक्सपेरिमेंट किया था वो बताऊंगा मैं आपको। तो पहले मैं ग्राफ बनाए, ग्राफ बनाने के लिए ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट ऐसे इंक्रीज हो रही है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, इसका नाम क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट 0 और इंक्रीज हो रही है। ठीक, और इधर की तरफ हम लिख सकते हैं कि ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 0, ऊपर की तरफ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ये ऐसे। अब ये तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में कैसा रिलेशन है डायरेक्टली, तो ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन आएगा। तो जैसे बच्चों को उम्मीद होती है कि स्ट्रेट लाइन आएगा, तो बच्चों को उम्मीद होती है कि यहां से ऐसे शुरू हो जाएगा, लेकिन इन्होंने ग्राफ ऐसे नहीं बनाया। इन्होंने अभी रीजन देंगे ऐसे क्यों नहीं बनाया। इन्होंने कहा ग्राफ ऐसे बनेगा, है ना अजीब सा। अरे बताओ, यस सर। कुछ अजीब लगा आपको कि सर ग्राफ यहां से स्टार्ट क्यों नहीं किया, यहां से स्टार्ट किया है ऐसे? स्ट्रेट लाइन तो है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में, लेकिन ग्राफ यहां से, जो मोस्टली जब हम ग्राफ में कहते हैं कि एक्स और वाई में डायरेक्ट रिलेशन है ऐसे, तो मोस्टली अगर हम ये एक्स लिख रहे हैं, ये वाई लिख रहे हैं और डायरेक्ट रिलेशन बताते हैं, तो मोस्टली ग्राफ हम ऐसे स्टार्ट कर देते हैं स्ट्रेट लाइन। लेकिन इसमें ग्राफ यहां से स्टार्ट ना करके यहां से किया ऐसे। ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था कि इन्होंने ऐसा ग्राफ बनाया? जबकि डायरेक्ट रिलेशन है, तो वो चाहते तो ग्राफ को ऐसे बना सकते थे कि फ्रीक्वेंसी ऐसे इंक्रीज हो रही है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऐसे इंक्रीज हो रही है और ऐसे, लेकिन उन्होंने ऐसे नहीं बनाया। ये गलत है, ये सही है। तो ऐसा कैसे उन्हें आइडिया आया कि ऐसे ग्राफ बनना चाहिए? ठीक है, तो जरा समझते हैं इसको कैसे आइडिया आया। उन्होंने क्या किया, मान लो कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो 0, मैं लिख देता हूं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इतनी है, इतने हर्ट्ज। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कितनी है? एक नहीं, 1 इंटू 10 की पावर 11 हर्ट्ज। इस जगह पे 1 लिखा है, लेकिन 1 इंटू 10 की पावर 11 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है इस जगह पे। यहाँ पे मान लो 2, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी नहीं है, 2 इंटू 10 की पावर 11 हर्ट्ज। अब मैं बार बार 11 लिखूं तो वो मैंने यहाँ लिख दिया, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 11 हर्ट्ज। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, इस जगह फ्रीक्वेंसी 0 इंसिडेंट लाइट की, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट की 1 इंटू 10 की पावर 11 हर्ट्ज, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 2 इंटू 10 की पावर 11 हर्ट्ज, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 3 इंटू 10 की पावर 11 हर्ट्ज, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 4 इंटू 10 की पावर 11 हर्ट्ज, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 5 इंटू 10 की पावर 11 हर्ट्ज, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 6, 7, 8 एंड सो ऑन। तो ये इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसियां हैं, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, ये इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी, और ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। इतना पॉइंट समझ में आता है? तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, इन्होंने एक्सपेरिमेंट में किया कि भाई एक मेटल ले लिया,
ये मेटल और ये मेटल का सरफेस। इस मेटल सरफेस पर उन्होंने लाइट डाली। एक तो पहले लाइट डाली ही नहीं, तो नहीं डाली लाइट, तो उसमें कितनी फ्रीक्वेंसी है? 0। लेकिन जब लाइट डाली तो 1 इंटू 10 की पावर 11 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट करी। 1 इंटू 10 की पावर 11 हर्ट्ज की लाइट इंसिडेंट करी। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट में देखा कि कोई इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन ही नहीं हुआ, कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं हुआ। जिसका माइक खुला हुआ है वो बंद करे प्लीज। तो इन्होंने देखा कि जब इस पर मेटल पर 1 इंटू 10 की पावर 11 हर्ट्ज की लाइट इंसिडेंट करी, ये इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी, तो उन्होंने देखा कि कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं हुआ। एक्सपेरिमेंट में देखा, ऑब्जर्व किया कि कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं हो रहा। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट उन्होंने यही मेटल लिया, दूसरा ले लिया, यही वाला मेटल फिर बना लिया। इसी मेटल पर उन्होंने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। कितने लाइट की फ्रीक्वेंसी डाली? 2 इंटू 10 की पावर 11 हर्ट्ज। ये फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली, फ्रीक्वेंसी बढ़ा के दूसरी लाइट दे ली, उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी कर ली, है ना। कोई दूसरी लाइट डाली जिसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है, मैं कह दूं फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी मैंने लाइट की। तो उसने फिर देखा कि कोई इलेक्ट्रॉन फिर भी इजेक्ट नहीं हो रहा, इसमें भी कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो रहा, इसमें भी कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं हो रहा। अब एक्सपेरिमेंट करे थे ना, आप चाहो तो एक्सपेरिमेंट करके नहीं, कोई प्लेट वाली बना सकते हो ऐसे ऐसे, यहाँ एमीटर लगा सकते हो, इस पर 1 इंटू 10 की पावर 11 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की लाइट और आई इंटेंसिटी की लाइट डाली। आई इंटेंसिटी पे 6 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं कि नहीं? तो 6 इलेक्ट्रॉन तो निकले होंगे। नहीं, सॉरी सॉरी, है ना, रुक जाओ, इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं निकले बताते, अभी बताते हैं। और जानते हो कितना वोल्ट रख लिया है? ये पॉजिटिव नेगेटिव 60 वोल्ट। आपको याद है 60 वोल्ट जब हमने पीछे रखा था, तो 60 वोल्ट पर हमें करंट कैसी ऑब्टेन हुई थी? मैक्सिमम। मैक्सिमम, मतलब ये पॉजिटिव अच्छा खासा है और ये नेगेटिव, है ना। लेकिन कोई करंट ऑब्टेन नहीं हो रही, आई 0, जब इतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट डाल रहे हैं कोई करंट ऑब्टेन हुई नहीं थी। जबकि पोटेंशियल कैसा है? पॉजिटिव पोटेंशियल इस प्लेट P2 का बहुत हाई है। यहाँ पे सैचुरेशन करंट ऑब्टेन हो रही थी हमारी 60 वोल्ट पर, मैक्सिमम करंट ऑब्टेन हो रही थी, लेकिन इतनी फ्रीक्वेंसी पर कोई करंट ही ऑब्टेन नहीं हुई। तो उन्होंने इसका मतलब निकाला कि भैया पोटेंशियल अच्छा खासा दे रखा है, अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए होते तो अट्रैक्शन इतना ज्यादा है कि सारे इलेक्ट्रॉन खींच लेने चाहिए थे, और सारे इलेक्ट्रॉन खींच लेता तो करंट मैक्सिमम होनी चाहिए थी। तो अट्रैक्शन मैंने बहुत ज्यादा कर रखा है, इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इस इलेक्ट्रॉन इस प्लेट के बीच में अट्रैक्शन वेरी लार्ज, तो खींच लेगा, सर्किट कंप्लीट होगा और करंट फ्लो करनी चाहिए थी। लेकिन देखा क्या कि करंट ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भाई इतने वाली कंडीशन में इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं हुआ होगा। फिर इतना डाला, अभी भी कोई इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन नहीं हुआ, फिर इतना कर दिया, अभी भी करंट 0 रहा। फिर उन्होंने क्या किया, ऐसे ही वो फ्रीक्वेंसी बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया। तो उसने देखो, ऐसे जरूरी नहीं 3 पर ही, तो मैंने इमेजिन कर रहा, उसने जैसे ही 3 इंटू 10 की पावर 11 हर्ट्ज की लाइट डाली, ये इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी, तो इलेक्ट्रॉन निकले आया। सर वीडियो चली गई। तो इलेक्ट्रॉन निकले आया, क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन निकले आया। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन निकला उसकी काइनेटिक एनर्जी उन्होंने मेजर करी कितनी? 0। इलेक्ट्रॉन निकल तो आया, अब इस तरह से नहीं समझाएंगे, समझ में आया? यही एक्सपेरिमेंट यही कर रहा है, लेकिन समझाएंगे ऐसे कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट में देखा कि इतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली, इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, इतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली, इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, इतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली, इलेक्ट्रॉन तो निकला, लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0 है। 0 काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन निकला। तो यहाँ पे देखो, ये 0 काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन निकला है, इलेक्ट्रॉन निकले आया 3 पर, तो इसीलिए यहीं से शुरुआत करी। इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। इस वाले पॉइंट पे बताओ फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। जब इसी मेटल पर उन्होंने जब क्या करा, फिर फ्रीक्वेंसी और बढ़ा दी, कितनी कर दी?
लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी 4 × 10⁻11 हर्ट्ज, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी। तो उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन निकले आता है और उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं होती। तो देखो इस वाले पॉइंट पर मेरे को बता सकते हो फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4 into 10 to the 4 power into 10⁻⁴. 11 hertz. और काइनेटिक एनर्जी कितनी है? ये वाली इतनी काइनेटिक एनर्जी, इतनी, जीरो नहीं है ना। जबकि टी इस वाले पॉइंट पर फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3 × 10⁻11 और करंट कितनी है? वो काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। तो 3 × 10⁻11 हर्ट्ज पर इलेक्ट्रॉन निकला था लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 थी। और ये ग्राफ यहीं से क्यों शुरू किया? यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन निकला ही नहीं है। 1 हर्ट्ज पे इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकला, 2 हर्ट्ज पे भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, 3 पे निकले आया लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 थी, तो काइनेटिक एनर्जी 0 दिखाई है। 4 पे निकले आया है, जब 3 पे निकले आया तो इतने पे निकले आया लेकिन काइनेटिक एनर्जी उसकी कुछ थी तो कुछ है। 5 इस वाले पॉइंट पे बता सकते हो फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5 × 10⁻11। तो काइनेटिक एनर्जी भी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बढ़ गई, बढ़नी भी चाहिए। फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और प्रोजेक्टेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी। तो जब उसने क्या किया कि उसने 5 का डाला, 5 × 10⁻11 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ और उसकी काइनेटिक एनर्जी, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो 0 नहीं है, लेकिन ये वाली जो काइनेटिक एनर्जी है वो इससे, इस वाली काइनेटिक एनर्जी, ये वाली काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, इसीलिए ग्राफ यहां से क्यों शुरू किया, क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, अब ये एक मेटल के लिए कर लिया, मान लो दिस इज अ मेटल ए, ये मेटल ए के लिए किया इन्होंने ऐसा। लेकिन उन्होंने क्या किया, एक काम करते हैं कि मेटल बी लेते हैं, दूसरा मेटल लेते हैं, डिफरेंट मेटल। ये मेटल बी ले लिया, ये मेटल ए के लिए किया, तो ये मेटल ए का ग्राफ बन गया भाई। ये सब मेटल ए, एक ही मेटल है, सेम मेटल। अब उन्होंने इस मेटल का मटेरियल बदल दिया, जैसे ये आपका सीजियम का है, ये सोडियम का है, तो मेटल ही बदल दिया उन्होंने। अब फिर दोबारा से इसी एक्सपेरिमेंट को उन्होंने रिपीट किया, डिफरेंट डिफरेंट मेटल के लिए इस एक्सपेरिमेंट को वो रिपीट कर रहे हैं। डिफरेंट मेटल के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट जब रिपीट किया तो उन्होंने देखा क्या कि जब इस पर लाइट डाली, कितनी, 1 × 10⁻11 हर्ट्ज की इंसिडेंट, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 × 10⁻11 हर्ट्ज, तो उन्होंने देखा क्या कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हुआ। फिर उन्होंने क्या किया, मेटल बी ले लिया ऐसे कैसे, ये बी मेटल, और इस पर उन्होंने फिर कितनी फ्रीक्वेंसी डाली, 2 × 10⁻11 हर्ट्ज की लाइट डाली, तो इन्होंने देखा कोई इलेक्ट्रॉन निकला। फिर उन्होंने मेटल 3 पर कितनी इंटेंसिटी की डाली, 3 × 10⁻11 हर्ट्ज की डाली, कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हुआ। मेटल बदल दिया तो उन्होंने देखा कि भाई जैसे मैंने मेटल का मटेरियल बदला, तो देखो यहाँ 3 × 10⁻11 हर्ट्ज पर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा था, काइनेटिक एनर्जी 0 थी। लेकिन जैसे मैंने मेटल का मटेरियल बदल दिया, ये मेटल ए है, ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम, तो जैसे ही मटेरियल बदला तो अब 3 × 10⁻11 हर्ट्ज पर कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं हो रहा। फिर उन्होंने कहा कि आगे देखते हैं और बढ़ा के देखते हैं, तो उन्होंने फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, 4 कर दी, 4 × 10⁻11। उन्होंने देखा अभी भी कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकला। ऐसे करते गए तो एक कंडीशन ऐसी भी आ जाएगी कि 5 × 10⁻11 हर्ट्ज की जैसी लाइट डाली तो इलेक्ट्रॉन तो निकले आया, लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 थी। तो ये तो मेटल बी के लिए ग्राफ कहां से शुरू होना चाहिए? 5 into 10 to the अरे power भाई जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तभी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे हम, और हम काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ बना रहे हैं। तो जब कितने पर निकल रहा है, अब 5 × 10⁻11 पर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0, तो ग्राफ मैं यहां से शुरू करूं। फिर आगे ऐसे ही करते गए, जब मैंने इस पे कितने की डाल दी, 6 × 10⁻11, तो इलेक्ट्रॉन निकले आया, लेकिन उसकी अब काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं थी। ऐसी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते गए तो फिर कंडीशन बनती गई, तो उसका ग्राफ ऐसे बना। ये मेटल बी के लिए देखो, 5 पर काइनेटिक एनर्जी 0 है, और 6 पे देखेंगे तो 6 पे 0 नहीं, 6 पे कुछ ना कुछ है, दिख रहा है, 7 पे कुछ ना कुछ है, काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब इनको
इन्होंने फिर समझा, ये एक्सपेरिमेंट किया, अब इसका मतलब क्या निकाला। तो एक बात था, उन्होंने सोचने लगे कि मैं कब कैसे कहूं, तो इसका मतलब एवरी फ्रीक्वेंसी पर इंसिडेंट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है, कि किसी भी लाइट की इंसिडेंट की फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट नहीं होता। यहाँ पे 3 पे निकल रहा है और यहाँ पे 5 पे निकल रहा है, ये क्या चक्कर है। तो उन्होंने क्या क्या किया, इसको एक्सप्लेन करने के लिए, जहां इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, जैसे इस जगह पे निकल रहा है ना, इससे कम फ्रीक्वेंसी पे नहीं निकल रहा था मेटल ए के लिए, तो उन्होंने कहा दिया कि ये जो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है, इसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कह दिया उन्होंने। देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं होती है। अब भाई वो कैसे समझाएं इस चीज को कि इलेक्ट्रॉन किस फ्रीक्वेंसी पे निकलता है। एवरी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट नहीं होता। तो अब बोले पता नहीं है, इस मेटल ए में तो 3 इंटू 10 की पावर 11 हर्ट्ज पर इलेक्ट्रॉन निकला, इससे कम फ्रीक्वेंसी पर निकला ही नहीं, और इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर निकल रहा है, लेकिन 3 इंटू 10 पावर 11 पे जब निकल रहा है तो है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी उसकी 0 है। और इससे ज्यादा पे निकल रहा है लेकिन कम पे नहीं निकल रहा। लेकिन दूसरा जब मेटल लिया, उन्होंने मेटल चेंज किया, तो उन्होंने देखा अब 3 पे भी नहीं निकल रहा, अब तो 5 पे निकल रहा है। तो उन्होंने कह दिया भाई कि जिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट पर, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट पर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है 0 काइनेटिक एनर्जी से, उस इंसिडेंट लाइट को, उस मिनिमम इंसिडेंट लाइट को जिस पर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है 0 काइनेटिक एनर्जी से, उसी को मैं एक नाम दे देता हूं, उसी फ्रीक्वेंसी को एक नाम दे देता हूं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं है, उसे समझाने के लिए कि इलेक्ट्रॉन कौन सी फ्रीक्वेंसी पर निकलेगा। ये है किसकी फ्रीक्वेंसी, ये वाली इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी। तो इसको अब नाम कैसे कहूं कि भाई एवरी कुछ तो बोलूं, जिससे मैं कह पाऊं कि इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी हो कम से कम, जैसे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो। तो मैंने कह दिया कि भाई इसी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी को, इस वाली कंडीशन में जो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है वो 3 इंटू 10 की पावर 11 हर्ट्ज है, और इस वाली फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन निकला है 0 काइनेटिक एनर्जी से, तो इसी को मैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कह देता हूं। और कह देता हूं कि इस बार इलेक्ट्रॉन निकलेगा और काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। जिस पर भी निकलेगा इलेक्ट्रॉन 0 काइनेटिक एनर्जी से, उसी को मैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोल देता हूं। इसमें इस मेटल बी में इस वाली फ्रीक्वेंसी पे निकला है, तो इस वाली फ्रीक्वेंसी को मैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कह देता हूं कि न्यू बराबर न्यू नॉट, और इलेक्ट्रॉन निकलेगा, न्यू नॉट की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10 की पावर 11। सर ये तो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थी, तो इसी को भेद कह दिया उन्होंने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और इस वाले केस में इलेक्ट्रॉन निकलेगा लेकिन काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। लेकिन अब ये फिर सोचने लगे, तो इसका मतलब है ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ये डिफरेंट डिफरेंट, उन्होंने कहा कि अगर ये तो अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग है, अब क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि भैया ये कह देते हैं कि ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ना, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, वो डिपेंड करती है, इज डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ मेटल सरफेस। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ मेटल सरफेस। मेटल के लिए, अलग अलग मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती हैं। ऐसा नहीं कि इसके लिए 3 इंटू 10 पावर 11 पर इलेक्ट्रॉन निकले आया 0 काइनेटिक एनर्जी से, तो दूसरे मेटल पे भी 3 इंटू 10 पावर 11 हर्ट्ज पर ही इलेक्ट्रॉन निकले आएगा 0 काइनेटिक एनर्जी से, ऐसा नहीं है। अलग अलग मेटल के लिए ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ये अलग अलग है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है तो वो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी ही, लेकिन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उस इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी को कहेंगे जिस पर इलेक्ट्रॉन निकल आए 0 काइनेटिक एनर्जी से। तो उसी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी को मैं एक नाम दे देता हूं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जबकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का तो कोई अस्तित्व है ही नहीं। हम तो केवल क्या कर रहे हैं, लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं। अब देख क्या रहे हैं कि इसमें निकल रहा है 3 इंटू 10 पावर 11 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, काइनेटिक एनर्जी 0 है। लेकिन दूसरे मेटल ले रहे हैं, दूसरा डिफरेंट मेटल ले रहे हैं, डिफरेंट मटेरियल का, उस पर 5 इंटू 10 पावर 11 हर्ट्ज पर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है 0 काइनेटिक एनर्जी से। तो भाई कुछ तो बोलूं मैं कि कब इलेक्ट्रॉन निकलता है,
तो मैंने कहा भाई एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, और जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर, जब इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कुछ अलग नहीं है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी को ही कह रहे हैं। कौन सी वाली को कह रहे हैं? उस इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी को, इसको 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 या इसको इसको, उस इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी को जिस पर इलेक्ट्रॉन निकले आए जीरो काइनेटिक एनर्जी से, निकलना चाहिए उस मिनिमम इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी को जिस पर इलेक्ट्रॉन निकले आए जीरो काइनेटिक एनर्जी से, उसी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी को नाम दे देता हूं मैं एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और फिर मैं 3 कंडीशन बना देता हूं कि कंडीशन क्या, कि भाई अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, तो देखो ये वाली थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मैंने इसको माना 3 × 10⁻11 हर्ट्ज को, तो ये वाली तो इससे कम है 3 × 10 से। अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। ये भी कम है तो इस पर भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, यही कंडीशन है। दूसरा, बराबर होगी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी, इसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मैंने मान लिया है, तो अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर है तो इलेक्ट्रॉन निकल आएगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, जैसे इसमें, तो इलेक्ट्रॉन निकले आएगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगी। और ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकले आएगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगी। तो इलेक्ट्रॉन तो निकले आएगा लेकिन काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगी। तो एक बात बताओ, आप अगर इतनी बात को समझे हो, इस एक्सपेरिमेंट को अगर समझे हो, तो मेरे को बताओ ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कुछ होती है? अरे बताओ, समझ नो में नहीं सर, आया? समझ में नहीं आया आपको? सर आ गया। अरे इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं, जिस फ्रीक्वेंसी पर, जिस इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन निकले जीरो काइनेटिक एनर्जी से, जिस पर भी निकले वह इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी ही जीरो काइनेटिक एनर्जी से निकलना चाहिए, उसी को नाम दे दिया गया, नाम दिया एक कि इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कह दो। देखो यहाँ पे कितनी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी पे निकला, 3 × ये इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थी, इस पर इलेक्ट्रॉन निकला था जीरो काइनेटिक एनर्जी से, और इस वाले मेटल में कितने पे निकला, इतने पर। तो इस मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये है, और इस मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये है। और फिर ये भी कह दो कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ मेटल सरफेस पर करती है। डिफरेंट डिफरेंट मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। कुछ समझ में आया? यस सर। यस सर। क्लियर हुआ? ये वाली बात समझ में आ गई और ये वाली बात समझ में आई? यस सर। यस सर। लेकिन ये क्लियर है ना आपका, और ये क्लियर है, तो यही तो लॉ है, ये इन्होंने लॉ बना दिया। समझ में आया पहले आपको? यस सर। यस ठीक है, तो एक बात बताओ, यहाँ इस ग्राफ ए के लिए, मेटल ए के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3 × 10⁻11 हर्ट्ज। तो देखो ये तो हमने बस समझाने के लिए किया, इसे हटा देता हूं। अब मैं कहता हूं कि ये इसकी, इस मेटल ए की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू जीरो ए, इस ये वाला पॉइंट ही तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी था, क्योंकि यहीं पर मैक्सिमम एनर्जी जीरो है। अरे बताओ। यस सर। तो ये वाली मेटल ए की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये मेटल बी की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो जानते हो जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन फ्रीक्वेंसी एक्सेस को, ये फ्रीक्वेंसी एक्सेस है, ये वाली जिस पॉइंट पर कट करता है, जो यहाँ कट कर रहा है, ये वाला ग्राफ यहाँ पे कट कर रहा है, स्ट्रेट लाइन फ्रीक्वेंसी एक्सेस को इस पॉइंट पर कट कर रहा है, ये पॉइंट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। ये ग्राफ यहाँ पे कट कर रहा है, ये दूसरा मेटल है ना, तो उसके लिए ग्राफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग है। तो डिफरेंट डिफरेंट मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है ना? यस सर। अच्छा, एक बात बताओ कि कौन सा मेटल ज्यादा सूटेबल होता है इलेक्ट्रॉन इमिट करने के लिए, हाई फ्रीक्वेंसी वाला, हाई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला है, लो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला? लो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला। अब देखो यहाँ पे तो हम बढ़ा रहे थे, एक किया नहीं निकला, 2 फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली तो नहीं निकली, 3 पे निकले आई, और उसमें बी वाले में तो 5 पे निकल रही है जाके, नहीं बढ़ा, और ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी। तो कौन इजी है इलेक्ट्रॉन निकालना, किस मेटल से इजी है, ए से या बी से? ए से। जानते हो ऐसे मेटल इलेक्ट्रॉन इमिशन करने के लिए सूटेबल होते हैं जिनकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम होती है ना?
जिनकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम होगी ऐसे मेटल ज्यादा सुटेबल होते हैं किसके लिए, इलेक्ट्रॉन इमिशन करने के लिए। यहाँ पे किस मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम दिखा रहा हूं, ए की कम है और बी की ज्यादा है। क्लियर हुआ पहले ये? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो एक काम करते हैं, हम विद्युत द्वारा से ग्राफ बनाते हैं केवल एक ही मेटल के लिए, ग्राफ बिटवीन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी के लिए। केवल एक मेटल लेते हैं, तो एक मेटल ले लें, तो ये तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो गया ऐसे, है ना, और ये अप्लाइड फ्रीक्वेंसी हो गई, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी, ग्राफ ये आ गया। तो इस वाले पॉइंट को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहेंगे, ठीक है। Yes, sir. एक्चुअल में ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है, इसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा है। यहाँ पे इंसिडेंट, ये क्या है, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर है। इसको, इस इंसिडेंट लाइट जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है ना इंसिडेंट लाइट की, उसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कह दिया है। तो इधर की तरफ इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम, और इधर की तरफ इस वाले पॉइंट से इधर की तरफ इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा। अरे भाई 3 × 10⁻11 इधर की तरफ कर रहे थे तो 4 हो गई थी ना, इधर की तरफ कर रहे थे तो 2 हो गई थी। तो इधर की तरफ करेंगे तो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, और इस वाले पॉइंट पे देखेंगे तो बराबर है, और इस पॉइंट से इधर आएंगे तो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो जाएगी। देखो इधर से इधर आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो रहे, तभी तो ग्राफ इधर की तरफ शुरू नहीं हो रहा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं हो रहे। बराबर पर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट तो होगा ही, लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो 0 है ना। और इधर की तरफ जा रहे हैं जैसे इस वाले पॉइंट पर, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, इस वाले पॉइंट पे फ्रीक्वेंसी या इस वाले पॉइंट पे फ्रीक्वेंसी इससे ज्यादा है कम है, इससे ज्यादा है। तो ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 तो नहीं है। जब ज्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन निकलता है, काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं होती उसकी। अरे समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, चलो ये वाली बात समझ में आ गई। तो ये ध्यान रखना, जहां पे ये स्ट्रेट लाइन फ्रीक्वेंसी एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करेगा वो वाली इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी ही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, ठीक है। तो ये वाली इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है, इसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कह देंगे। दिक्कत? No, sir. ठीक है, अब जरा आगे एक बार बताओ, आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जानते हो? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है? Y is equal to mx plus c. mx प्लस सी, है ना। अब देखो एक एक करके मेरे को बताना, जैसे राजकुमार बता रहा है मेरे को, राजकुमार जवाब देगा बेटा? सर हाँ जवाब देना। तो बता सकते हो एम का नाम क्या है? स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना। स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है तो एम स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। फॉर्मूला क्या होता है एम का? y2 माइनस y1। अरे वो वाला मत बता यार, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, वो सब छोड़ दे, वैसे बता tan थीटा होता है। यस सर। यस सर। यहाँ tan थीटा स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन दे सकता है कोई भी। स्लोप द स्ट्रेट लाइन किसे कहते हैं? डिफाइन द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो कैसे डेफिनेशन दोगे? डेफिनेशन कैसे दोगे? कोई भी दे, कोई भी। Anti-clockwise from x-axis, positive x-axis. क्या? Anti-clockwise from positive x-axis. साफ आवाज नहीं आ रही, मैंने आपसे 50 बार कहा है कि माइक लगा के बैठा करो, तो ऐसे ही बैठ जाते हैं, आवाज साफ नहीं आ रही। कोई दूसरा जवाब दे, मुस्कान शर्मा। Yes, sir. Sir, tangent of angle of made from the positive x-axis in anti-clockwise direction. स्ट्रेट लाइन, एक्स एक्सेस, स्ट्रेट लाइन और एक्सेस के बीच में जो एंगल है एंटी क्लॉकवाइज एंगल, उसके टेंजेंट को स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन कहा जाता है। एंटी क्लॉकवाइज एंगल मतलब समझते हैं, जैसे अगर मैं ग्राफ ऐसे बनाऊं, ये वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है, और मैंने स्ट्रेट लाइन ये बनाई,
तो ये स्ट्रेट लाइन है। तो देखो एक्स एक्सिस से स्टार्ट करेंगे और घूमेंगे स्ट्रेट लाइन की तरफ ऐसे, और एक्स एक्सिस से ही स्टार्ट करेंगे और रोटेट करेंगे स्ट्रेट लाइन की तरफ। तो ये क्लॉकवाइज एंगल है एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। तो ये एंगल नहीं लेना है, ये वाला लेना है, एंटी क्लॉकवाइज एंगल। एक्स एक्सिस और स्ट्रेट लाइन के बिटवीन एंटी क्लॉकवाइज एंगल का टेंजेंट, एंटी क्लॉकवाइज एंगल का टेंजेंट, इसका टेन थीटा स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन कहलाता है। ऐसे जैसे अगर हम ग्राफ ऐसे बनाते, तो ये तो हमारी वाई एक्सेस हो गई, और ये क्या हो गई, एक्स एक्सेस, और ये स्ट्रेट लाइन हो गई ये वाली। तो अब इस एक्स एक्सेस से स्टार्ट किया, देखो एंगल मैंने बनाना, एक ये घुमा दिया और एक ये घुमा दिया। कौन सा एंगल लेंगे, बड़ा छोटा? बड़ा वाला। बड़ा वाला। बड़ा वाला नहीं लेते, छोटा वाला नहीं लेते, एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेते हैं। ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं है, ये क्लॉकवाइज है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेना है, स्ट्रेट लाइन और एक्स एक्सिस के बिटवीन एंटी क्लॉकवाइज एंगल। और स्टार्ट कहां से करते हैं, एक्स एक्सिस से घुमाते हैं। देखो स्टार्ट ऐसे किया, यहां से स्टार्ट किया, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, इसलिए इसको नहीं लिया। एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेना है। तो इस स्ट्रेट लाइन का अगर स्लोप देखना चाहते हैं तो m बराबर tan थीटा। अब देखो ये थीटा बड़ा है, ऑब्ट्यूस एंगल है, एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल। तो यहाँ m नेगेटिव आएगा, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन नेगेटिव आएगा। यहाँ थीटा एक्यूट एंगल है, तो यहाँ स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव आएगा। ठीक है ना? एंगल कौन सा लेते हैं, समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए वाई इंटस, यहाँ जो एक तो हमने ये बता दिया कि थीटा m स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, ठीक है। और जो ये बता रहा था वो tan थीटा निकाल लिया है यार, जैसे ये ऐसे निकाल लिया, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है ऐसे ही, है ना। अब दो कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, ये x1 y1 ऐसे ही, और ये दूसरा पॉइंट कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2 y2, और ये इस तरह से यहाँ तक ये x1, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये x2, ऑरिजिन से तो माइजर करते हैं, और ये y1, ये वाला y1, ये वाला y2। अब इसको स्लोप कह रहे हैं, तो इसको भी स्लोप कह सकते हैं हम, इसको, ये और ये बराबर। सर कैसे, इसको आगे बढ़ा लो, तो देखो ये एंगल और ये एंगल कैसे हैं, वर्टिकल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट एंगल है ये वाले। तो ये थीटा हो गया, और ये वर्टिकली अपोजिट हो गया, और ये करस्पॉन्डिंग हो गया। समझ में आ गया बराबर क्यों है? ठीक है। यस सर। अब जरा ध्यान से देखो, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये वाली ये डिस्टेंस y1 है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक y2 है, ये वाली डिस्टेंस y2 माइनस y1। ऐसे ये डिस्टेंस x2 है, ये डिस्टेंस x1 है, तो ये वाली डिस्टेंस x2 माइनस x1। तो tan थीटा निकालेंगे इस वाले ट्राइंगल में, तो क्या आएगा, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। दिस इज अ स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ये बता रहा था अभी, ये कौन, हमारे महाराज जो हैं, कौन, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, वो तो निकाला जाता है, हर कंडीशन में अलग अलग बना सकते हैं। देखो ऐसे, अभी बताऊंगा, चलो एक तरीका और बताऊंगा, सी का नाम बताओ। वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट नहीं, पॉजिटिव वाई इंटरसेप्ट, पॉजिटिव भी बोलो, यहाँ पे पॉजिटिव वाई इंटरसेप्ट। ये वाई इंटरसेप्ट क्या होता है मुस्कान शर्मा जी? सर स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को जहां पर कट करती है उस पॉइंट से ओरिजिन तक की डिस्टेंस को कहते हैं। हाँ ठीक है, स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करती है उस पॉइंट से ओरिजिन तक की जो डिस्टेंस है उसे हम वाई इंटरसेप्ट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल्स, हमने ये स्ट्रेट, देखो ये तो वाई एक्सिस हो गई और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो ये स्ट्रेट लाइन मैंने ऐसे ना दी, तो स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, इस वाले पॉइंट पर, तो ये क्या है, ओरिजिन है। तो स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करती है वहां से लेके ओरिजिन तक की डिस्टेंस को वाई इंटरसेप्ट कहते हैं। दिस इज अ वाई इंटरसेप्ट। सी एक डिस्टेंस है, वाई इंटरसेप्ट होता है, लेकिन वाई इंटरसेप्ट होता क्या है, स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करती है उस पॉइंट से लेके ओरिजिन तक की डिस्टेंस वाई इंटरसेप्ट कहलाती है। ये जरूरी है, इसको सीखो, इसी से आगे बढ़ेगा तभी रिजल्ट। मैं अब पढ़ाना चाहता हूँ इसको, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं आता हुआ ये,
और आता है तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है, आता है तो ये सी है। समझ में आया? वाई इंटरसेप्ट समझ में आया है ना? पक्का? और Yes, देखो sir. ये स्लोप, ये वाला स्लोप हो गया, ये थीटा ले लेंगे तो m बराबर हो गया tan थीटा। अब एक बताओ x और y क्या है? इसमें m का नाम हो गया, c का नाम हो गया, और x और y का नेम Coordinates. वेरिएबल टर्म है। x और y इज वेरिएबल टर्म, और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। किसी भी पॉइंट पर वेरिएबल क्यों का, अगर यहां मानेंगे तो x और y कुछ और होगा, यहां मानेंगे तो x और y कुछ और होगा। तो वेरिएबल टर्म है, स्ट्रेट लाइन पर लाई करने वाले किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, वेरिएबल टर्म है, बट वेरिएबल टर्म वर्ड यूज करेंगे, है ना? तो देखो अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई है और ये ऑरिजिन है, तो हमें मालूम होता है कि कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, तो इसका मतलब यहां से ये डिस्टेंस x है और ये वाली डिस्टेंस पूरी, ये वाली डिस्टेंस ये y है, यानी कि ठीक है। तो एक बात तो इसको अगर मैं ऐसे आगे बढ़ा लूं तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, अभी समझाया था थोड़ी देर पहले, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. तो एक बात तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली Y minus C. ये डिस्टेंस यहां से यहां तक y है और ये डिस्टेंस c है, ये डिस्टेंस y है, ये c है, तो ये वाली y माइनस के c होगी। Yes, sir. होगी। अगर हम इसमें स्लोप निकालें स्ट्रेट लाइन का, m बराबर tan थीटा, m बराबर tan थीटा होता है, स्लोप इसका सिंबल बना लिया हम tan थीटा, m स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। tan थीटा निकालें तो m इज इक्वल टू tan थीटा की वैल्यू निकालो इस ट्रायंगल में, तो tan थीटा की वैल्यू पुट करो, परपेंडिकुलर कितना हो गया y माइनस के c, परपेंडिकुलर बटे बेस, ये डिस्टेंस कितनी है x ओवर x, इसका से मल्टीप्लाई, तो mx इज इक्वल टू y माइनस के c, देन y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो देखो ये, तो ये वाला फॉर्मूला निकल के आया, प्रूफ होके आया, देखो डेरिवेशन कर दिया मैंने इसका, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अच्छा एक छोटी सी बात बताओ, जैसे हमने इस डायग्राम का, जैसे मैं उठाता हूँ ये सब डेरिवेशन को उठाता हूँ, केवल ग्राफ बनाता हूँ, कि अगर मैंने ये ग्राफ बनाया ऐसे, तो ये पॉजिटिव इंटरसेप्ट है y इंटरसेप्ट c, पॉजिटिव y इंटरसेप्ट है, इसे पॉजिटिव y इंटरसेप्ट बोलते हैं, ये थीटा हो गया, तो ये m बराबर tan थीटा हो गया, तो इसकी इक्वेशन, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन mx प्लस c लिख दिया। तो मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि अगर आप ग्राफ ऐसे दे देता, इसमें ये y एक्सेस है, पॉजिटिव y एक्सेस, और ये नेगेटिव y एक्सेस है, और ये x एक्सेस है, तो अब इसमें y इंटरसेप्ट कैसा है? Negative. Negative. नेगेटिव है। स्ट्रेट लाइन अब y पॉजिटिव एक्सिस को तो कट ही नहीं कर रही, नेगेटिव y एक्सिस को कट कर रही है इस वाले पॉइंट पर, ये ऑरिजिन है, तो ऑरिजिन से नेगेटिव y इंटरसेप्ट हो गया अब ये माइनस के c, है ना? और इस वाले c को हम बोलेंगे नेगेटिव y इंटरसेप्ट। और इस वाली केस में देखो थीटा कौन होगा, ये रहा, ये है ना, थीटा तो यही होगा ना, ये कह दो या ये कह दो, लेकिन ये कहते हैं, ये वाला नहीं गलत है, ये वाला कहो। तो m बराबर एंटी क्लॉकवाइज एंगल ले लिया tan थीटा। तो इस वाले केस में अब हम इक्वेशन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे पता है? ये यहाँ पे प्लस के सी था, यहाँ माइनस के सी, कैसे हो गया, क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. क्योंकि अब y इंटरसेप्ट नेगेटिव है, y इंटरसेप्ट नेगेटिव है, तभी तो माइनस के सी लिखा है। इसमें y इंटरसेप्ट कैसा है, पॉजिटिव है, y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, इसीलिए प्लस के सी लिखा है। समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, तो अगर ये समझ में आ गया तो एक बात तो इसकी इक्वेशन बता सकते हो, इसकी, ये x एक्सेस है, ये y एक्सेस है, और ये स्ट्रेट लाइन है ना? तो इसमें c की वैल्यू कितनी है, y इंटरसेप्ट कितना है इसमें? 0. 0. क्योंकि इसमें स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को कहीं कट कर रही है, ऑरिजिन पे कट कर रही है बिल्कुल, और ऑरिजिन पे कर रही है, तो y इंटरसेप्ट इसमें 0 हो गया। तो इस इक्वेशन की, अब इसकी इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखें तो अब लिखेंगे mx, c तो 0 हो गया ना, तो अब इस इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी mx, और m क्या हुआ, इस एंगल का स्लोप। कुछ समझ में आया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir.
देखो मैंने पूरी स्ट्रेट लाइन के बारे में जो है मेरे को जितनी जरूरत है फिजिक्स के लिए उतना मैंने आपको पूरा बता दिया अच्छी तरीके से। चलिए अब एक बात बताओ, इन दोनों ग्राफों में से ये वाला जो ग्राफ है वो किसको मैच कर रहा है? डेड डैश बढ़ा लेते हैं इसको या डार्क करके बढ़ा लेते हैं। इनमें से ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, इन दोनों ग्राफों में से ये ग्राफ किसको मैच कर रहा है? mx माइनस सी वाले को। इसको कर रहा है, इस वाले को। ऐसे तो ग्राफ है बिल्कुल, देखो ये नहीं है? यस सर है। Yes, sir. है। तो देखो यहाँ कौन सी एक्सेस है? ये वाली वाई एक्सेस। तो यहाँ वाई एक्सेस है तो यहाँ क्या आ रहा है? y Y. वाई। यहाँ पे वाई एक्सेस की जगह पे कौन सी एक्सेस हो गई है? Maximum kinetic energy वाली। देखो यहाँ वाई एक्सेस लिख रहे हो, दिस इज अ वाई एक्सेस, है ना? वाई इंक्रीज हो रहा है ऐसे, यहाँ एक्स इंक्रीज हो रहा है ऐसे। इसमें वाई की जगह पे क्या इंक्रीज हो रहा है? के मैक्सिमम। तो इस y की जगह पर कंपेयरिंग करके इक्वेशन लिखूंगा। इस जगह पे y लिख रहा था मेरा, इस जगह पे y की जगह पे क्या लिख रहा है? k मैक्सिमम। तो y की जगह पे लिख दूं k मैक्सिमम इज इक्वल टू लगा लिया। m क्या है? स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। चलो देखेंगे अभी। x ये कौन सी एक्सेस है? ये वाली x एक्सेस। मेरी ये वाली एक्सेस कौन सी है? ये वाली Frequency of incident light. फ्रीक्वेंसी एक्सेस। इसको फ्रीक्वेंसी एक्सेस बोलेंगे। अब ऐसा नहीं कि एक्स एक्सेस बोलेंगे, अरे यहाँ फ्रीक्वेंसी लिख रहा है तो फ्रीक्वेंसी एक्सेस, काइनेटिक एनर्जी वाली एक्सेस। ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, तो ये फ्रीक्वेंसी एक्सेस। तो एक्स की जगह पे क्या आ गया? फ्रीक्वेंसी एक्सेस। तो एक्स की जगह पे फ्रीक्वेंसी लिख देता हूँ। यहाँ एक्स है, एक्स की जगह पे फ्रीक्वेंसी है। ठीक है सर, ये वाई इंटरसेप्ट इसमें नेगेटिव है, तो मैं भी कुछ लेट कर लेता हूँ कि ये ऑरिजिन है। यहां से यहां तक मैंने वाई इंटरसेप्ट 5 मान लिया। कितना मान लिया? 5। इसमें कितना मान रखा है मैंने? माइनस के सी मान रखा है, तो मैंने यहाँ पे माइनस के सी लिखा है। लेकिन इस डायग्राम में मैंने उस सी की जगह पे क्या कंसीडर किया है? 5। तो मैं इस जगह पे माइनस के 5 लिख देता हूं। अब रह गया स्लोप एम। एम क्या था? टेन थीटा। एम इज इक्वल टू टेन थीटा। तो मैं भी क्या करता हूं, इसका स्लोप निकाल लेता हूं, थीटा। लेकिन मैं इसको स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन का सिंबल एम नहीं रख रहा, स्लोप ऑफ मैं नहीं रख रहा, लेनार्ड मिलकर ने रखा है, मैं थोड़ी कर रहा हूं कुछ भी। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन का सिंबल उन्होंने ए माना। कितना माना? ए। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन जहां पे एम लिख रहे हो, उसने कहा कि स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ए मानो, और ए की वैल्यू कितनी? टेन थीटा। तो ए क्या चीज है भाई? Slope of Slope of straight line. स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन है। तो देखो यहाँ एम लिख रहा है, वो कह रहा है इसकी जगह पे ए लिख लो। देखो ये बनाई इक्वेशन किसने? लेनार्ड मिलकर ने अपने एक्सपेरिमेंट से। कैसे बना ली? क्लियर है? yes sir. Yes, sir. Yes, sir. लेनार्ड मिलकर ने एक्सपेरिमेंटल फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ बनाया। तो ये बनाया, और ग्राफ बना के देखो यहाँ फाई लिखना जरूरी है, यहाँ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लिखना जरूरी है, यहाँ फ्रीक्वेंसी इतना, ए बराबर टेन थीटा, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन ए न्यू माइनस के 5। क्लियर हुआ? ये कहां से इक्वेशन कैसे कंपेयरिंग करके इन्होंने लिख दी? क्लियर हुआ? Yes, sir. ये समझ में आया पहले? ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं बताओ? Yes, sir. अच्छा, अब जरा आगे चलते हैं। अगर हम आगे गए इसमें आगे गए तो एक बार बताओ, कौन से पॉइंट पर? एट पॉइंट पी पर। अब सर ये पॉइंट पी कौन सा है? तो मैं इस वाले पॉइंट को पी मान रहा हूं, इस वाले पॉइंट को। इस पॉइंट पर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी है? इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है? अरे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर है। अरे ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो है, अभी तो बताया था कि इस जगह पे न्यू बराबर न्यू नॉट है, इधर की तरफ ग्रेटर देन है, इधर की तरफ लेस देन है। यहाँ पे न्यू बराबर न्यू नॉट ही तो है। तो पी पॉइंट पर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर। एंड
इसी वाले पॉइंट पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी है? 0. इस वाले पॉइंट पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 0 तो है। इस इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है तो इलेक्ट्रॉन निकलता है कितनी काइनेटिक एनर्जी से? 0 काइनेटिक एनर्जी से। तो अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, और होगी तो ये वाली वैल्यू यहां डालते हैं इस जगह पर। सर ऐसा क्यों किया, ऐसा आप क्यों कर रहे हो? तो मैंने कहा कि भाई ये फाई जो है इसकी वैल्यू कितनी होगी, मैं फाई की वैल्यू चाहता हूं। तो फाई की वैल्यू निकालने के लिए सब किया जा रहा है। तो हम एक काम करते हैं, के मैक्सिमम की वैल्यू कितनी रख दें? 0। तो 0 रख दी, इस जगह पे रख दी 0। इजुकल टू लग रहा है तो इजुकल टू लगा लिया, ए लिख रहा है तो ए लिख लिया। लेकिन के मैक्सिमम 0 तब होगा जब न्यू किसके बराबर होगा? न्यू नॉट के। तो ये न्यू की जगह पे क्या लिख दें? न्यू नॉट। अरे भाई न्यू बराबर न्यू नॉट है, के मैक्सिमम की वैल्यू 0 है, तो ये वाली तुमने 0 रख दी, तो न्यू की वैल्यू भी तो न्यू नॉट रखो, रख दी। माइनस के कितना? 5। सॉल्व किया तो 5 इक्वल टू कितना आ गया? ए न्यू नॉट। 5 कितना आ गया? ए न्यू नॉट। यहां तक आया? Yes, sir. Yes, sir. और ए क्या है समझ में आता है ना? Yes, Yes, sir. sir. स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब मैं दोबारा से एक बात करना चाहता हूं, दोबारा से इस ग्राफ में बात करना चाहता हूं। अब ये बताओ, ये ग्राफ मेटल ए के लिए है, ये ग्राफ मेटल बी के लिए, दो डिफरेंट मेटल की तो बनाया था। Yes, sir. Sir. तो मेटल ए और मेटल बी डिफरेंट मेटल के हैं, ये डिफरेंट मटेरियल के हैं, है ना? ये दो डिफरेंट मेटल के हैं और इस पे हमने लाइट डाली है ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन निकला है ऐसे, ठीक है। इस मेटल का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू 0 ए है और इस मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू 0 बी है, यही तो है। Yes, sir. Yes, sir. और किस मेटल की, ये तो दो अलग अलग मेटल हैं तो उनके लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग आई है, सेम आई हैं? अलग डिफरेंट डिफरेंट मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसियां Different होती हैं. सॉफ्ट मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम या ज्यादा? कम. कम। और हार्ड मेटल के लिए ज़्यादा. ये मैं बता चुका हूं, ये डिपेंड कर, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ मेटल सरफेस, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक बात नोटिस की गई यहाँ पे, जानते हो क्या? कि जब हमने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के लिए ग्राफ बनाया फॉर टू डिफरेंट मेटल्स के लिए, तो जो ग्राफ आया, स्ट्रेट लाइन आई, वो दोनों डिफरेंट मेटल के लिए पैरेलल आई। देखो ये ग्राफ और ये ग्राफ पैरेलल है, कैसी हैं? parallel. ये ग्राफ ऐसे बोल देते हैं कि दो डिफरेंट मेटल के लिए ग्राफ सेम आता है। कौन सा ग्राफ सेम आता है ये भी तो बताओ? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बिटवीन ग्राफ। जब हम दो डिफरेंट मेटल्स के लिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बिटवीन ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन आती है, पैरेलल स्ट्रेट लाइन आती हैं, बट उनकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसियां डिफरेंट होती हैं, लेकिन स्लोप दोनों स्ट्रेट लाइन का सेम रहा, बदल गया। Same. ये एक्सपेरिमेंट से उन्होंने रिसर्च करके बताया कि इनका जो स्लोप है, पैरेलल आते हैं, एक्सपेरिमेंटली कहा कि पैरेलल आते हैं, इनका जो स्लोप है वो कैसा रहता है? बिल्कुल इक्वल रहता है, थीटा बराबर रहता है। देखो अगर ये पैरेलल होंगे तो इसको तुम पीछे बढ़ाओगे ऐसे, इसको पीछे बढ़ाओ तो ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट हो गया, ये और ये वर्टिकली अपोजिट हो गई, ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गई। समझ में आया कि नहीं? अरे आया? Sir. Yes, sir. तो एक्सपेरिमेंट में क्या ऑब्जर्व किया आपने, नोट किया? एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व किया गया कि जब हम दो डिफरेंट मेटल के लिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बिटवीन ग्राफ बनाते हैं तो दोनों मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग आती है। एक चीज ऑब्जर्व ये करी, दूसरी चीज ऑब्जर्व ये करी कि जो दो ग्राफ बनते हैं, स्ट्रेट लाइन जो ग्राफ बनता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी के बीच में बिटवीन, तो वो पैरेलल ग्राफ होते हैं, स्ट्रेट लाइन पैरेलल होती हैं।
जो ये इंडिकेट करती हैं, अगर ये पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो इनका अगर इस वाले स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालें तो ए स्लोप कितना माना था हमने ए, तो ए बराबर tan थीटा। व्हाट द नेम ऑफ ए? स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसे काम करते हैं ए और बी ना के मेटल पी और क्यू कह देते हैं, क्योंकि मेटल ए कह रहे हैं तो वो स्लोप से मैच कर रहा है यार। पी और क्यू मेटल के लेते हैं, तो ए क्या है? स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये दोनों ग्राफों के लिए सेम आ रहा है कि अलग अलग? दोनों मेटल्स पी और क्यू के लिए सेम आ रहा है, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन अलग अलग आ रहा है दोनों मेटल्स के लिए। सेम आ रहा है। आ रहा है। ये एक्सपेरिमेंटली उन्होंने ऑब्जर्व किया, ये एक्सपेरिमेंटली उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अगर हम दो डिफरेंट मेटल के लिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ बनाते हैं, दो डिफरेंट मेटल्स के लिए जब हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बिटवीन ग्राफ बनाते हैं तो उनकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसियां तो डिफरेंट आती हैं, बट जो ग्राफ होते हैं, स्ट्रेट लाइन होती हैं, वो आपस में पैरेलल होती हैं। तो उन पैरेलल होंगी तो उनके ये थीटा भी सेम होंगे, और थीटा सेम होंगे तो दोनों मेटल्स के लिए स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ए tan थीटा, थीटा सेम, तो tan थीटा सेम। तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन सेम होगा, अलग अलग होगा? सेम Same. होगा। तो उन्होंने ये कहा कि इसका मतलब है तुम चाहे कितने भी डिफरेंट मेटल ले लो, उन सब के लिए ग्राफ बनाओ तो सभी स्ट्रेट लाइन पैरेलल आएंगी। उनकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जब डिफरेंट मेटल्स हैं तो उनकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सबकी अलग अलग आएंगी, बट ग्राफ पैरेलल आएंगे। दैट मींस कोई सा भी मेटल ले लो, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन सबके लिए कांस्टेंट टर्म है कि अलग अलग है? Constant. तो उन्होंने कहा भैया कि जो ए क्वांटिटी है ना, ये वाली क्वांटिटी, ये जो क्वांटिटी है जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं? स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये डिफरेंट मेटल के लिए डिफरेंट नहीं होता। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन एक कांस्टेंट टर्म होना चाहिए, एक कांस्टेंट क्वांटिटी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? कांस्टेंट। क्योंकि डिफरेंट के लिए थीटा सेम आ रहा है। डिफरेंट कोई सा भी मेटल ले लो, थीटा सभी ग्राफ पैरेलल से आएंगे, और पैरेलल आए तो थीटा सेम रहेगा, तो स्लोप सेम रहेगा। तो जो जिसे हम स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन कह रहे हैं ना, वो एक ऐसी क्वांटिटी है, कैसी? कांस्टेंट, जो कैसी रहे? कांस्टेंट रहे, अलग अलग मेटल के लिए चेंज नहीं होती। चाहे तुम यूनिवर्स का कोई भी मेटल उठा ना, उन सब के लिए स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन सेम ही रहेगा। सुनाई दिया? यस Yes, सर। sir. तो ए को इन्होंने कांस्टेंट टर्म बताया, लेकिन इनसे नाम पूछा गया कि इसका नेम क्या है, तो बोला स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसका ये नेम नहीं बता पाए। इस नेम को कौन बताएगा? Einstein. Einstein. जानते हो आइंस्टीन ने इस कांस्टेंट टर्म, ये जो कांस्टेंट टर्म बोल रहे हैं, इसको क्या बताया था पता है? प्लांक कांस्टेंट। क्या? Planck constant. Planck कैसे constant. बताया था? जानते हो आइंस्टाइन ने जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की, इमिशन की जो इक्वेशन दी, आइंस्टाइन ने क्या दिया बताएं? ये दिया, ये आइंस्टाइन की इक्वेशन है। आइंस्टाइन ने ये इक्वेशन बनाई। प्लैंक क्वांटम थ्योरी से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू h न्यू माइनस k5। इस इक्वेशन में क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है? एच ई। और इस h को उन्होंने नाम दिया कि भाई ये एक प्लैंक कांस्टेंट है। क्या है? और Planck ये भी अपने एक्सपेरिमेंट में कह रहे थे कि जो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन है, जो a है, जिसे मैं a लिख रहा हूं, ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि कैसा टर्म है? Constant. कांस्टेंट। इन्होंने लेनार्ड मिल्कर ने इसे कांस्टेंट टर्म क्यों कहा, समझ में आया? यस सर। Yes, sir. क्योंकि तुम डिफरेंट मेटल के लिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ बना रहे हो, तो सब पैरेलल लाइन आ रही है, तो थीटा सबके लिए सेम होगा, सभी मेटल्स के लिए सेम होगा। तो सभी के लिए स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन एक कांस्टेंट टर्म हो गया, चेंज नहीं होने वाला, सबका स्लोप सेम ही होगा। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट है, लेकिन वो कौन सा कांस्टेंट है ये नहीं बता पाए। इन्होंने कहा कि भाई वो प्लैंक कांस्टेंट है h, और इनकी वैल्यू भी बता दी इन्होंने, 6.6 10 की पावर माइनस के 34 जूल इनटू सेकंड, ये h। लेकिन ये बताया कि ये किसकी जगह पे लिखा है? ए की जगह पर। ये आइंस्टाइन ने बताया था, अभी तो लेनार्ड मिल्कर ने तो ए ही बताया, और कहा कि भाई ए स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन है, और ये फॉर डिफरेंट मेटल्स के लिए
कांस्टेंट टर्म है, लेकिन इस कांस्टेंट टर्म का एक्चुअल में नाम बाद में क्या हो गया समझ में आया? मैं इसे किसका नाम क्या है पूछा गया लेनार्ड विल्सन से, तो बोला कि है तो एक कांस्टेंट टर्म, लेकिन मेरे को मालूम नहीं पड़ रहा है कि कौन सा कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, समझ में आया? और आइंस्टाइन ने इसको नाम रखा प्लैंक कांस्टेंट, इसी ए को नाम रखेंगे प्लैंक कांस्टेंट, है ना? तो चलो अभी वो आगे की बात है, कहानी आगे बनेगी तब समझेंगे, लेकिन ये इक्वेशन लेनार्ड विल्सन ने दी थी, वो चेंज करके बताएंगे। तभी तो देखो इसकी थ्योरी, आइंस्टीन की थ्योरी का नाम मालूम है क्या है? प्लैंक क्वांटम थ्योरी, है ना, प्लैंक्स। तो प्लैंक मतलब ये कांस्टेंट टर्म के हिसाब से रखा हुआ उन्होंने कुछ नाम। ठीक है, चलो जाने दो, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब इन्होंने ये बता दिया, ये एक्सपेरिमेंट में नोट कर लिया ना आपने, डिफरेंट डिफरेंट मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग, एक। दूसरा आपने नोट कर लिया सबकी स्लोप सेम होंगे, दो। तीसरा आपने नोट करा कि इक्वेशन कैसे लिखते हैं, समझ में आया? Yes, ठीक है, sir. और यहाँ ए क्या समझ में आया? एक स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो कि कैसा टर्म है? Constant. Constant term. क्योंकि सबके स्लोप सेम आएंगे, डिपेंड चाहे कैसा भी मेटल ले लो सबके लिए स्लोप, लेकिन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सबके लिए अलग अलग आएंगी। ठीक है, अरे समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, फिर इनसे इन्होंने एक चीज और बताई अभी एक्सपेरिमेंट में, एक पॉइंट और बताया लेनार्ड विल्सन जी ने। उन्होंने कहा कि ये फाई जो है ये क्या चीज है, इसका नेम क्या है? क्या इसे वाई इंटरसेप्ट के खत्म करें, कुछ और नाम दिया? तो उन्होंने इसका नाम दिया वर्क फंक्शन, कि भाई ये एक वर्क फंक्शन है। क्या है? वर्क फंक्शन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्क फंक्शन। फाई को क्या नाम दिया इन्होंने? Work Work. function. जानते हो कई किताबों में वर्क फंक्शन का सिंबल कैपिटल डब्ल्यू भी है, डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू नहीं, कैपिटल डब्ल्यू। कई किताबों में वर्क फंक्शन का सिंबल कैपिटल डब्ल्यू दे देता है, कई किताबों में फाई दे रखा है। आपकी किताब जो है उसमें फाई दे रखा है, तो हम फाई लिखेंगे। नूतन में वर्क फंक्शन का सिंबल कैपिटल डब्ल्यू है, हम वर्क फंक्शन का सिंबल फाई लिखेंगे। तो इन्होंने कहा कि भाई ये फाई एक वर्क फंक्शन है। अब वर्क फंक्शन क्या होता है सर? उन्होंने पूछा कि वर्क फंक्शन है, तो ये वर्क फंक्शन को डिफाइन करो, ये वर्क फंक्शन क्या होता है? तो देखो अब वो वर्क फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं वो देखते हैं। यहाँ तक समझ में आया पहले आपको? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, अब ये वर्क फंक्शन को कैसे डिफाइन किया, तो ये बोले कि जो वर्क फंक्शन है, एक बात बताओ, ये स्ट्रेट लाइन ये कौन सी एक्सेस है? ये वाली Positive x-axis. एक्स एक्सेस नहीं है मूर्खो, ये फ्रीक्वेंसी एक्सेस है। Frequency. कौन सी है? Frequency axis. इसमें कहाँ है एक्स एक्सेस लिखा? एक्स एक्सेस लिखता तो इसे मिटा के मैं एक्स लिखता ना, एक्स कहाँ लिखा मैंने बेटा? एक्स एक्सेस, हमेशा एक्स एक्सेस की ध्यान रहता है क्या? दिस इज अ फ्रीक्वेंसी एक्सेस, ये फ्रीक्वेंसी एक्सेस है। और ये वाली कौन सी एक्सेस है? ये वाली Maximum kinetic energy axis. ये काइनेटिक एनर्जी की एक्सेस है, ये फ्रीक्वेंसी एक्सेस, ये काइनेटिक एनर्जी एक्सेस, तभी तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी आया है, यहाँ फ्रीक्वेंसी आया है। उसमें वाई एक्सेस और एक्सेस लिखते हैं तो यहाँ वाई आता है, यहाँ एक्स आता है। ठीक है, समझ में आया आपको? Yes, Yes. sir. ये तो ये फ्रीक्वेंसी एक्सेस है, तो स्ट्रेट लाइन फ्रीक्वेंसी एक्सेस को जिस पॉइंट पर भी कट करेगा उस वाले पॉइंट को हम क्या नाम दे देंगे? Threshold frequency. चलो, अगर स्ट्रेट लाइन फ्रीक्वेंसी एक्सेस को जिस पॉइंट पे काट रहा है, यहां काटा, तो इसको हमने नाम दिया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर यही स्ट्रेट लाइन इस काइनेटिक एनर्जी वाली एक्सेस को कहां काट रहा है, तो ये बड़ा आया पीछे, तो इस जगह पे काटा, तो इसका नाम दिया हमने वर्क फंक्शन। क्या नाम दिया? Work Work. function. इस वाले पॉइंट को भी तो फाइल लिख रहा हूं मैं, दिस इज अ वर्क फंक्शन। ये देखो स्ट्रेट लाइन फ्रीक्वेंसी एक्सिस को काटा तो इसे फ्रीक्वेंसी बोला, भले ही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोला लेकिन फ्रीक्वेंसी तो बोला। अगर स्ट्रेट लाइन इस एनर्जी वाले एक्सिस को कट करेगा यहां, तो फाई को क्या बोलना चाहिए? एक एनर्जी। तो ये वर्क फंक्शन एक टाइप की एनर्जी है। क्या है? एनर्जी। इसे एनर्जी क्यों कहा, क्लियर है? Yes, sir. भाई स्ट्रेट लाइन फ्रीक्वेंसी एक्सिस को कट कर रहा था, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गई। यही स्ट्रेट लाइन इस एनर्जी एक्सेस को भी कट कर रहा है, दिस इज द एनर्जी एक्सेस। अगर एनर्जी एक्सेस है तो इसको हमें क्या नहीं कहना चाहिए? एक वर्क फंक्शन एक एनर्जी होनी चाहिए, होनी चाहिए नहीं? Yes, sir. होनी होनी चाहिए. चाहिए.
होनी चाहिए, ऐसा उनका मानना था। किनका? रेनाल्ड विल्सन का। अब ये कौन सी एनर्जी है भाई? तो अब ये इस एनर्जी को उन्होंने दिमाग लगाया कि अगर इसको डिफाइन कर रहा हूं तो जरा देखना, ये वाला वर्क फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है, ये वाली वैल्यू, इस वैल्यू की तरफ वो सोचने लगे। तो ये तो वैल्यू इस कंडीशन में आ रही है, इस कंडीशन में आ रही है कि नहीं? देखो, जब ये फाई की वैल्यू ए न्यू नॉट कब आई? जब आपने ये कंडीशन अप्लाई करी तभी तो आई इस फॉर्मूले के अंदर। Yes, sir. आपने इस फॉर्मूले में न्यू की वैल्यू न्यू नॉट रखी और इस के मैक्सिमम की वैल्यू 0 रखी। जब ये वाली वैल्यू आपने इस जगह पे पुट करी तभी तो सॉल्व करने पर फाई की वैल्यू ए न्यू नॉट आई। Yes, sir. Yes, sir. जानते हो इसी में डेफिनेशन छुपी है वर्क फंक्शन की, इसमें। अब आप ये बताओ, ये वाला केस आपको मालूम है, जब इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है कि नहीं? होता है। अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर है तो इलेक्ट्रॉन तो इजेक्ट होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 रहती है। 0 रहती है ना? यही तो है। Yes, sir. और इसी स्टेटमेंट को इस वाले फॉर्मूले में, जब ये वाली कंडीशन हमने इस वाले फॉर्मूले में डाली तभी तो ये फॉर्मूला बना, वर्क फंक्शन का फॉर्मूला बना। Yes, sir. बना तो इसका मतलब इसी में, इस वाली में ही एनर्जी की डेफिनेशन छुपी हुई है, वर्क फंक्शन की डेफिनेशन छुपी हुई है। भाई ये वाला फॉर्मूला इसी कंडीशन में तो बना है, Yes, sir. इसी में कंडीशन में बना है। तो वर्क फंक्शन की डेफिनेशन भी यही है जो ये लिख रहा है। सर यही है? मैंने कहा हाँ। तो जानते हो वर्क फंक्शन एक एनर्जी है। सर कौन सी एनर्जी है? तो जानते हो ये वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन एनर्जी है। और कौन सी एनर्जी है? जो इलेक्ट्रॉन को चाहिए। ये एनर्जी किसको चाहिए होती है? Electron को। इलेक्ट्रॉन को चाहिए होती है ये एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को चाहिए होती है, रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रॉन को इस एनर्जी की, वर्क फंक्शन के वाले एनर्जी की। सर इलेक्ट्रॉन को रिक्वायरमेंट होती है क्या करने के लिए? इलेक्ट्रॉन क्या करेगा उस एनर्जी को लेके? जानते हो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेके मेटल सरफेस से बाहर निकले आएगा। कितनी काइनेटिक एनर्जी से निकलेगा? जब इलेक्ट्रॉन वो बाहर निकलेगा तो उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी? 0। कोई इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से कब बाहर निकलेगा? जब उस इलेक्ट्रॉन के पास वर्क फंक्शन देती काइनेटिक एनर्जी होगी, वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी होगी। कोई इलेक्ट्रॉन तभी मेटल सरफेस से बाहर निकल सकता है जब उस इलेक्ट्रॉन के पास मेटल के वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी होगी। अगर उससे कम एनर्जी है इलेक्ट्रॉन के पास तो वो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर नहीं निकल सकता। ज्यादा है इलेक्ट्रॉन के पास, कितनी एनर्जी है? वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले आएगा और उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन के पास वर्क फंक्शन से के जस्ट बराबर ही एनर्जी है तब भी इलेक्ट्रॉन निकल आएगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। सर आपने यही डेफिनेशन क्यों दी वर्क फंक्शन की? तो एक बात बताओ, ये वर्क फंक्शन का जो फॉर्मूला बना वो इस कंडीशन में बना, और ये कंडीशन ये कहती है कि इंसिडेंट लाइट की उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं जिसे मेटल सरफेस पर इंसिडेंट करने पर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए 0 काइनेटिक एनर्जी से। अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है, लेकिन 0 काइनेटिक एनर्जी से होता है। और इसी को लगा के ये फॉर्मूला आया। तो ये वो तो फ्रीक्वेंसी थी, ये एनर्जी है। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को, ये मेटल है, इस मेटल का मान लो वर्क फंक्शन कितना है? 5 मतलब 5 जूल। सर जूल क्यों कहा? अरे भैया वर्क फंक्शन 5 क्या है? एक एनर्जी। और ये मेटल की क्यों कह रहे हो सर? मेटल की एनर्जी है, तो उसे भी बता देता हूं। पहले इस वाले पॉइंट को बोलने से मैं इस वाले पॉइंट में पूछना चाहूंगा, एक बता ना, ये जो मेटल है, ये मेटल पी या मेटल क्यू,
क्या दोनों के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू सेम है? नो सर। No, sir. क्यों सेम नहीं है? क्योंकि देखो इस मेटल के लिए वर्क फंक्शन देखेंगे तो हम पीछे बढ़ाएंगे इसको, मैं इसे मिटा देता हूं। इस मेटल के लिए अगर हम इसको पीछे बढ़ाएं तो यही तो वर्क फंक्शन था, ये मेटल ए का वर्क फंक्शन हो गया, ए का नहीं पी का, ये पी की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये क्यू की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और इसको पीछे बढ़ाएं सीधे तो ये मेटल क्यू का वर्क फंक्शन हो गया। किसका वर्क फंक्शन ज्यादा है, पी का या क्यू का? क्यू का। Q का. अगर हम मेटल पी की बात करें तो मेटल पी का वर्क फंक्शन का फॉर्मूला लिखें तो लिखेंगे ए न्यू जीरो पी, और मेटल क्यू का वर्क फंक्शन का फॉर्मूला लिखें तो फाई क्यू, ये मेटल पी, इसका लिखेंगे ए न्यू जीरो, व्हाट द नेम ऑफ न्यू जीरो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और क्यू। सर ऐसे क्यों लिखा? अरे भैया ये फॉर्मूला लिख रहा, ये रहा ए इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लिखनी है, फाई इज इक्वल टू ए इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और ए से सब दोनों में तुमने सेम क्यों रखा? तो ए कैसा टर्म है? कांस्टेंट टर्म। Constant. ए टेन थीटा है, दोनों के लिए बराबर है, थीटा दोनों के लिए बराबर, तो ए कांस्टेंट टर्म, तो ए तो कांस्टेंट टर्म है। लेकिन दोनों की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग है या एक ही है? अलग अलग अलग। अलग है. अलग अलग तो है। मेटल पी का वर्क फंक्शन इतना हो गया और मेटल क्यू का वर्क फंक्शन इतना हो गया। ये तो मेटल पी और क्यू में से किसका वर्क फंक्शन ज्यादा है? Metal Q का. क्यों? क्योंकि उसकी उसकी threshold थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है. उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो देखो इस बारे में ध्यान दो, वर्क फंक्शन किस पर डिपेंड कर रहा है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे. वर्क फंक्शन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर, ये तो कांस्टेंट टर्म है ना, इसके लिए भी दोनों के लिए बराबर है, तो इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी वैल्यू ज्यादा है, ये डिसाइड कौन करेगा? केवल वर्क फंक्शन, सॉरी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी करेगी कि नहीं? सर. यस सर। तो वर्क फंक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे. वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज डिपेंड्स ऑन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। लेकिन बेटा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ मटेरियल पे. अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड कर रही है तो वर्क फंक्शन भी किस पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ मटेरियल पे. वर्क फंक्शन ऑफ मेटल्स is also depends on nature of material of metal surface, है ना? यस सर. तो देखो जिस पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है उसी पर ये करता है। तो अलग अलग मेटल के लिए, डिफरेंट मेटल के लिए वर्क फंक्शन अलग अलग है या सेम है? अलग अलग है. क्यों अलग अलग है, समझ में आ गया? यस सर. और जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम है उसका वर्क फंक्शन भी कम है. कम होगा. और जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसका वर्क फंक्शन भी ज्यादा होगा. ज्यादा होता। तो सॉफ्ट मेटल का वर्क फंक्शन ज्यादा है या हार्ड मेटल का? हार्ड मेटल हार्ड का। मेटल का. हार्ड मेटल का वर्क फंक्शन ज्यादा, क्योंकि हार्ड मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है और सॉफ्ट मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम होती है. कम होती तो है। उसका वर्क फंक्शन कम होगा। सॉफ्ट मेटल कौन से होते हैं? एल्कली मेटल. Alkali metals। एल्कली मेटल्स, ऑल एल्कली मेटल सॉफ्ट मेटल होते हैं, उन सबके वर्क फंक्शन कम होते हैं। सबसे सॉफ्ट मेटल कौन सा होता है? सीजियम. तो सीजियम ऐसा मेटल है जिसका वर्क फंक्शन सबसे कम होता है या ज्यादा? सबसे कम होता है. सबसे हार्ड मेटल कौन है? प्लेटिनियम। कौन? प्लेटिनम. प्लेटिनम। और प्लेटिनम जो होता है वो सबसे हार्ड मेटल है, तो उसका वर्क फंक्शन सबसे ज्यादा होगा. और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी. ये बात समझ में आई? तो इसका मतलब वर्क फंक्शन मेटल पर डिपेंड करता है ना, अलग अलग मेटल के लिए वर्क फंक्शन अलग अलग होता है, सेम ही होता है?
अलग 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 होता है। अलग अलग होता है। चलो अब वापस आते हैं एनर्जी पर, वर्क फंक्शन की डेफिनेशन पर। तो हमने कहा कि भाई मेरे पास ये मेटल है, अब अलग अलग मेटल के लिए वर्क फंक्शन अलग अलग है, तो मान लो इसका वर्क फंक्शन कितना है, फाइव। देखो मेटल ए है उसका वर्क फंक्शन अलग है, मेटल बी है उसका वर्क फंक्शन अलग है। तो मान लो ये मेटल है एक, उसका वर्क फंक्शन फाइव है, और ये एक एनर्जी है तो 5 जूल है। ये मेटल की होती है, अलग अलग मेटल के लिए वर्क फंक्शन अलग अलग। ये बात समझ में आती है लाइन? यस यस सर। सर। तो इस मेटल का कुछ ना कुछ तो वर्क फंक्शन होगा, तो मैंने मान लिया 5 जूल। अब इस मेटल के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, क्या है? इलेक्ट्रॉन है, आया? यस Yes. सर। अब ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा बाहर मेटल सरफेस से या नहीं निकलेगा, ये डिपेंड करेगा कि इस इलेक्ट्रॉन के पास वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी है या नहीं। ये इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से तभी निकल सकता है जब इसके पास कम से कम कितनी एनर्जी हो, वर्क फंक्शन के बराबर। अगर इस इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से बराबर है तो इलेक्ट्रॉन निकले आएगा। बराबर है, अगर इस इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन के बराबर है, ये किसके पास एनर्जी है? इलेक्ट्रॉन के पास। अगर ये इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन के बराबर है तो इलेक्ट्रॉन निकले आएगा, बट जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। 0 अगर इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से कम है, व्हाट नेम ऑफ एनर्जी? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। अगर इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है, अबे यार, इसमें नहीं निकलेगा, बराबर है तो निकले आएगा, काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, और ज्यादा है तो निकले आएगा और काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं होगी। सर ये कंडीशन तो तुमने ये वाली लिख दी, इलेक्ट्रॉन की इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, बराबर है तो इलेक्ट्रॉन निकले आएगा, काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, और ग्रेटर है तो नहीं निकले आएगा और काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं होगी। बिल्कुल ऐसे ही लिख दी कुछ, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख रहे हो, यहाँ एनर्जी लिख रहे हो। तो सर ऐसी क्यों लिखी तुमने? तो इसलिए लिखी भैया, देखो ये जो फॉर्मूला बनाया वर्क फंक्शन का है ना, वो इस कंडीशन में बनाया है। दिख रहा है? यस सर। अरे इसी कंडीशन में बनाया है, जब न्यू बराबर न्यू नॉट है के मैक्सिमम 0, अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो तो इलेक्ट्रॉन निकलता है कि नहीं निकलता? निकलता है। और काइनेटिक एनर्जी कितनी रहती है? 0 रहती है। इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर तो इलेक्ट्रॉन निकलता है नहीं निकलता? निकलता है। काइनेटिक एनर्जी 0 रहती है। और जब तुमने इसी वाले पॉइंट को इसमें पुट किया इस वाले में, तो फाई की वैल्यू निकल आई। तो ये वर्क फंक्शन एक एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है? तो हम डेफिनेशन दे रहे हैं वर्क फंक्शन की। वर्क फंक्शन उस मिनिमम एनर्जी को कहते हैं, वर्क फंक्शन उस मिनिमम। क्यों लिख रहे हो सर? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में मिनिमम लगा देते, मैक्सिमम लगा देते? मिनिमम। तो ये मिनिमम, तो ये भी तो मिनिमम वर्ड यूज करेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए मिनिमम, तो इसके लिए भी मिनिमम आया। तो वर्क फंक्शन उस मिनिमम एनर्जी को कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन को चाहिए, इलेक्ट्रॉन को रिक्वायरमेंट है उस एनर्जी की। इलेक्ट्रॉन को क्यों रिक्वायरमेंट है उस एनर्जी की? इलेक्ट्रॉन को चाहिए मेटल सरफेस से बाहर निकलने के लिए। कितनी काइनेटिक एनर्जी से? 0 काइनेटिक एनर्जी से। इलेक्ट्रॉन को जितनी मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है मेटल सरफेस से 0 काइनेटिक एनर्जी से बाहर निकलने के लिए, उस मिनिमम एनर्जी को हम वर्क फंक्शन कहते हैं। वर्क फंक्शन कौन सी एनर्जी है, समझ में आया? यस सर। यस सर। इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बिना काइनेटिक एनर्जी के, इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बिना काइनेटिक एनर्जी के बाहर निकलने के लिए, जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी ना हो। इलेक्ट्रॉन को विदाउट काइनेटिक एनर्जी के से बाहर निकलने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है,
उस मिनिमम एनर्जी को वर्क फंक्शन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकलने के लिए, इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकलने के लिए विदाउट काइनेटिक एनर्जी जितनी मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, बाहर निकलने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन को, वो भी कितनी एनर्जी से, जीरो काइनेटिक एनर्जी से। बाहर निकलने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन को, वो मिनिमम एनर्जी ही उस मेटल की वर्क फंक्शन कहलाएगी। तो ये तो इसका मतलब हुआ कि डिफरेंट डिफरेंट मेटल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना है तो अलग अलग एनर्जी चाहिए कि एक ही एनर्जी से काम चल जाएगा? अलग अलग एनर्जी चाहिए। देखो इस मेटल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो इस इलेक्ट्रॉन के पास इस मेटल के वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी हो या उससे ज्यादा हो। इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर हो या उससे ज्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आएगा, कम होगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। और ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल, ये एनर्जी में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना जीरो काइनेटिक एनर्जी से, ये वर्ड यूज क्यों किया भैया? इसमें भी तो यही वर्ड यूज करते हैं। इंसिडेंट लाइट की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उस इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी को कहेंगे। इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है तो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है जीरो काइनेटिक एनर्जी से। इसी को पुट किया है तब ये बना है। और ये एक एनर्जी है, वो फ्रीक्वेंसी है, ये एक एनर्जी है। तो इसीलिए इसकी डेफिनेशन में यही वर्ड यूज हो रहा है जो इसमें यूज हो रहा है, यही टर्म यूज हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है कि नहीं? Yes, sir. समझ में आया आपको ये वाला पॉइंट? यस सर। तो एक बताओ, कौन सा मेटल ज्यादा सूटेबल है इलेक्ट्रॉन मिशन के लिए? ज्यादा वर्क फंक्शन वाला या कम वर्क फंक्शन वाला? कम वर्क कम फंक्शन वाला। वर्क फंक्शन वाला। जानते हो अगर वर्क फंक्शन कम होगा, अगर वर्क फंक्शन कैसा होगा, कम होगा, तो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? वर्क फंक्शन के बराबर। या कम से कम बराबर देनी पड़ेगी, लेकिन उसका वर्क फंक्शन है ही कैसा? कम है। कम है। कम है, तो उसे हमें कम ही एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन Yes. एक मेटल है उसका वर्क फंक्शन ज्यादा है तो उस इलेक्ट्रॉन को भी बाहर निकालने के लिए वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन उसका वर्क फंक्शन तो ज्यादा है ना। Yes, sir. तो उसे हमें एनर्जी भी ज्यादा देनी पड़ेगी। Yes, sir. तो बताओ कम एनर्जी दे के इलेक्ट्रॉन बाहर निकले है वो बढ़िया है, ज्यादा एनर्जी दे के नहीं इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो वो बढ़िया है? कम एनर्जी कम देके। एनर्जी देके। अरे भैया हमें तो इलेक्ट्रॉन चाहिए था और कम एनर्जी दे के ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, ये तो बढ़िया बात है ना। Yes, यस sir. सर। और ज्यादा एनर्जी दे के तुम इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो फायदा क्या हुआ? ज्यादा एनर्जी वेस्ट करनी पड़ी हमें, तब जाके इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ। नहीं समझ में आया? आ गया सर। आ गया सर। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तुम सस्ते में पढ़ रहे हो 700 रुपए में, तो फायदा हो रहा है, इसीलिए तो तुम ऑफलाइन नहीं आ रहे हो। जो काम ऑफलाइन में हो रहा है वही काम ऑनलाइन में चल रहा है, कम पैसे में हो रहा है, तो फिर हम ऑफलाइन क्यों जाएं? वहां पर ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। छड़ ठीक है, ये समझ में आया पहले आपको? यस सर। वर्क फंक्शन समझ में आया? यस सर। और इन्होंने देखो कितनी चतुराई से डेफिनेशन दी है, समझ में आया आपको वर्क फंक्शन की? यस सर। आया? अच्छा वैसे एक्चुअल में वर्क फंक्शन का फॉर्मूला यही होता है क्या? आगे चल के बदल जाएगा ये फॉर्मूला, ये नहीं रहेगा? सर क्या कह रहे हो? मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अरे ये इस ए के बारे में ये तो बता दिया कि ये स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन है और एक कांस्टेंट टर्म है, लेकिन इसका नाम कहाँ बता पाया है भाई? ये कौन बता पाएगा? आइंस्टाइन। तो एक्चुअल में वर्क फंक्शन का जो फॉर्मूला है वो एक्चुअल में वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या आएगा? ये आएगा एच न्यू नॉट। अरे भैया ये लेनार्ड मिलकर ने दिया और आइंस्टाइन ने ये वाली इक्वेशन ये दी, ऐसे तो समझ में आई भैया? Yes, sir. तो इसमें और इसमें अंतर क्या आया है बस केवल देख के बताओ। H. एच। ओके। ए की जगह पर एच हो गया और इस ए को ये भी कांस्टेंट टर्म बता रहे थे लेकिन नाम नहीं बता पा रहे थे। ये ना कहा कि भैया ये कांस्टेंट टर्म प्लांक कांस्टेंट है,
कौन सा है? Planck Planck constant. constant. तो इसीलिए वर्क फंक्शन की यूनिट होगी ये। वैसे वर्क फंक्शन की यूनिट क्या होगी? जूल। अरे एनर्जी तो है। Yes, sir. Yes, sir. और चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एच सी बटे लैम्डा नॉट, इसी फॉर्मूले को। सर ऐसे कैसे लिख दिया? ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो है, सी बटे लैम्डा Yes, नॉट। sir. इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी लिखते हैं न्यू, तो सी बटे लैम्डा लिखते हैं। अगर न्यू लिखेंगे तो सी बटे लैम्डा, न्यू नॉट लिखेंगे तो सी बटे लैम्डा नॉट। आया? तो न्यू नॉट है ना बेटा, यहाँ पे न्यू नॉट है, न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, इसीलिए सी बटे लैम्डा नॉट। तो ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो। समझ में आया? Yes, sir. Yes, अच्छा sir. अच्छा, एक बात बताओ, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, Energy की. इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका पूरा नाम लिख देता हूं कि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी की स्मॉलेस्ट यूनिट है। एनर्जी की कैसी यूनिट है? स्मॉलेस्ट Small. यूनिट। अगर कहे कि एनर्जी की सबसे छोटी यूनिट बताओ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं मालूम है? 1.6 10 की पावर माइनस के 19 जूल। अब सोचो कितनी छोटी वैल्यू है ये। 1.6 10 की पावर 19 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 16 जूल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने जूल होते हैं भाई। तुमने कभी किताब में कभी कोई एनर्जी दे रखी हो तो इतने जूल कभी एनर्जी देखी है? No, sir. तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत छोटी यूनिट है, कैसी है? बहुत छोटी है. Not छोटी. और उसमें कितने जूल हो रहे हैं? 1.6 10 की पावर माइनस के 19 जूल। अगर कभी वर्क फंक्शन दे दे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर हमें इसे जूल में कन्वर्ट करना चाहें तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी है? 1.6 10 की पावर माइनस के 19 जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू है ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट देश इतना आया। Yes, sir. Sir. तो ये देखो जूल में वैल्यू आ गई 3.2 10 की पावर माइनस के 19 जूल वर्क फंक्शन। कुछ समझ में आया? Yes, sir. अच्छा ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर एनर्जी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है तो फिर बिगेस्ट यूनिट कौन है? सबसे बिगेस्ट यूनिट क्या होती है? तो सबसे Joule. बिगेस्ट यूनिट होती है किलोवाट हावर, KWH। एक किलोवाट हावर, तो बच्चे सोचते हैं किलोवाट हावर, तो किलोवाट जब आता है तो उन्हें लगता है पावर की यूनिट हो गई। ये तो ये भी एनर्जी की है। सर ये एनर्जी की कैसे हो गई? तो पावर इज इक्वल टू होता है वर्क ओवर टाइम, और वर्क एक तरह की एनर्जी होती है, तो एनर्जी लिख सकते हैं। तो एनर्जी का फॉर्मूला लिख सकते हैं पावर इनटू टाइम, और पावर का होता है किलोवाट, वॉट भी होता है किलोवाट, किलोवाट, और टाइम का होता है हावर, तो किलोवाट हावर, KWH लिखते हैं इसको। जो मीटर होता है ना, मीटर आपका घर का मीटर जो होता है, घर बिजली वाला, अरे बिजली वाला नहीं देखा तुमने? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हाँ KWH, इसी में तो रीडिंग आती है। जैसे हम दो कहते हैं 2 यूनिट खर्च कर ली हमने, तो एक्चुअल में आप 2 किलो WH, ऐसे KWH, ये इतना यूनिट कह दो, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसी को KWH को ऐसे ही बोलते हैं। तो आप एक्चुअल में बोलते हो कि हमने पूरे दिन में 2 यूनिट खर्च करी, तो एक्चुअल में आपने कितनी एनर्जी खर्च करी है पूरे दिन में? 2 KWH। आया? Yes, sir. Yes, sir. और ये एक KWH में, एक KWH में 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होते हैं। प्लस के माइनस के हैं? Plus. प्लस के हैं। बहुत ज्यादा एनर्जी हो गई, कम हो गई? ज़्यादा हो गई. प्लस में 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल हो गई। तो मतलब अगर आप 1 यूनिट खर्च करते हो, ये आपके मीटर में 1 यूनिट आ जाता है, तो आप इतनी एनर्जी खर्च कर चुके होते हो 3.6 10 की पावर 6 जूल। एक यूनिट जब खर्च होती है तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल एनर्जी खर्च कर चुके होते हो आप। ठीक है? Yes, sir. समझ में आया? जब आप
एक CFL जलाते हो जिस पे लिखा होता है 20 वॉट, आपने इसे जलाया तो जानते हो जलाते हो तो इसका मतलब है 20 जूल पर सेकंड। तो आप इस CFL को जलाते हो जिस पे लिखा है 20 वाट, तो एक सेकंड में कितनी एनर्जी खर्च करता है? एक सेकंड में 20 जूल। 20 जूल खर्च करता है। अगर आपने 20 वॉट का एक CFL जलाई है तो एक सेकंड के अंदर 20 जूल खर्च करेगी, तो 2 सेकंड में 40 जूल, 3 सेकंड में 60 जूल। समझ में आया? सेकंड की बात चल रही है ये, और पूरे दिन जलाओगे तो जाना कितनी खर्च कर डालोगे। समझ में आया आपको? यस सर। तो आप ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हो, इतनी एनर्जी अगर आपने कितनी यूनिट खर्च कर दी, क्या हम एक यूनिट जल गई, हमने एक यूनिट जला ली। आप बिजली का बिल भरते हो तो कहते तो हमने हमारे घर का खर्चा 10 यूनिट जल जाती है एक दिन में। 10 यूनिट का मतलब है 10 इंटू 10, इतनी एनर्जी खर्च कर देते हो। इसी को एक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, यूनिट कह सकते हो केवल, यूनिट KWH। चलो जाने दो। समझ में आया बेटा आपको? यस सर। Yes, sir. सर कहाँ पहुंच गए तुम इलेक्ट्रिसिटी में? बस जानकारी जानकारी होती है बेटा। वर्क फंक्शन समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर। तो यहां तक आप रीड कर लो पहले, तब तक मैं मिटा रहा हूं। रीड करिए आप तब तक नोट्स में से, फिर आगे बढ़ाते हैं। ये एक्सपेरिमेंट खत्म हो गए सारे भाई, लॉ तक पहुंच गए हम। लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने पढ़ा दिए थे, वो भी कंप्लीट हो गया। पेज नंबर 7 तक पहुंच गए, 7 तक मैंने क्लियर कर दिया पूरा। ये लॉ है। ये पॉइंट नंबर 8 था, पॉइंट नंबर 9, 8, 9, और फिर उसके बाद वर्क फंक्शन है ना। फिर उस वर्क फंक्शन के जस्ट बाद लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लिख रहे हैं, है ना, नोट्स के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं बताओ? यस Yes, सर हो sir. गया। अब एक्सपेरिमेंट तो खत्म हो गए, इसके बाद शुरू होता है आपका, कल शुरू करेंगे उसको, ठीक है, कल शुरू करते हैं। ठीक है बेटा, यहां तक आप तैयार करके रखिए, इसको आगे कल शुरू करते हैं। ठीक है, Thank you, sir. ठीक है। थैंक यू सर।